पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज़ 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे, और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है, और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको एक तो ये नई खबर बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद गए हैं। उन्होंने घायलों से भेंट की है और थोड़ी देर में वो प्रेस को भी संबोधित करने वाले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि इस दुखद घटना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो उन सभी लोगों से लगातार बात कर रहे हैं जो अहमदाबाद में मौजूद हैं और इस घटना के बाद रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में हैं इस समय, और उन्होंने वहां घायलों और मृतकों के परिवारों से मुलाकात की है। अभी आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया।
मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत के गृह मंत्री ने भी अभी कही। एक तो जो बात हम आपको पहले बता रहे थे कि इस विमान में लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था और जब ये विमान क्रैश हुआ तो इतने सारे ईंधन के साथ इसमें ज़बरदस्त प्रकार से आग लगी और आसपास उस आग की वजह से तापमान इतना बढ़ गया कि किसी को भी बचाने के लिए कोशिश भी अगर कोई करे तो वहाँ जा नहीं सकता था। और ये हो सकता है, ये एक बड़ी संभावना है कि बहुत सारे लोग जब ये विमान गिरा होगा तब हो सकता है उस समय बच भी गए हों, चोट से तो बच गए होंगे, लेकिन उसके आसपास जो आग लगी, जो तापमान इतना बढ़ गया, जो ये धमाका हुआ, उसकी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जल गए होंगे। ये एक बड़ी संभावना इसमें नजर आती है, यानी बचने का जरा भी मौका मिला ही नहीं होगा।
दूसरी खास बात यहाँ ये है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है और ये दुर्घटना गुजरात में हुई है। इस दुर्घटना में गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री की भी मृत्यु हुई है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो लगातार संपर्क में थी। जो बचाव कार्य वहाँ पर किए गए हैं वो भी तुरंत किए गए हैं और अमित शाह इस समय अहमदाबाद में हैं, वो मिल रहे हैं उन लोगों से जो कि इसमें घायल हुए देखिए, और जो मृतक हैं उनके परिवारों से भी वो जाकर मिले हैं। हम कितनी आसानी से मान लेते हैं कि हम कल का सूरज जरूर देखेंगे। इस विमान में सवार लोग अपने परिवार से यही कहकर गए थे कि लंदन से लौटकर मिलते हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा वापस लौटकर अधूरे काम पूरे करेंगे। न मिलने की शिकायत करने वाले किसी दोस्त से ये कहकर गए होंगे कि इस बार वापस आने के बाद पक्का मिलेंगे। छुट्टियों पर जा रहे छात्रों ने ये सोचा होगा कि बाकी बचा होमवर्क और प्रोजेक्ट वापस आने के बाद पूरा कर लेंगे। आज ये हादसा मन में गहरा सवाल छोड़ता है, कितने भरोसे के साथ हम अगले दिन, अगले हफ्ते और अगले महीने की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले महीने का शेड्यूल बना लेते हैं। लोगों से यह वादा कर देते हैं कि हम उस दिन ज़रूर आएंगे, हम उस दिन ज़रूर मिलेंगे। हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं और सोचते हैं कि कल भी यही होगा। लेकिन सच ये है कि हर पल, हर सांस एक अनमोल तोहफा है और कोई नहीं जानता कि अगली सांस और अगला पल आएगा भी या नहीं। यह हादसा हम सभी को फिर से एक बार ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी अनिश्चित है और इस अनिश्चितता में सिर्फ एक ही सच है और वो ये है कि हमारे पास सिर्फ आज है। इसलिए अपने सपनों को टालें नहीं। जो काम आप करना चाहते हैं उसे कल पर मत छोड़िए। अगर किसी से सॉरी कहना चाहते हैं तो उसे आज ही कह दीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं। आज इस दुर्घटना से ये सीख मिलती है। और हम जैसे जो लोग स्टूडियो से बैठकर आपको ये सारे समाचार देते हैं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब हम इस प्रकार की घटनाओं को आप तक लाते हैं, क्योंकि हमें खुद बहुत दर्द होता है, व्यथा होती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक माँ जो अपने बेटे के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही है, क्या उस माँ का दर्द हम आप तक पहुँचा सकते हैं? एक बच्चा जो अपने पिता के लौटने का इंतज़ार कर रहा है, एक बेटा या एक बेटी जो उस छोर पर लंदन में ये सोचकर एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा है कि उसके माता पिता आज अहमदाबाद से इस फ्लाइट में चलेंगे और कुछ घंटों के बाद लंदन में उसके कॉलेज में उसके साथ होंगे, उसके स्कूल में उसके साथ होंगे। उन बच्चों के आंखों में जो डर है, क्या वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे? क्या ये सारा दर्द हम आप तक पहुंचा पाएंगे? या हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। 3 मिनट का ब्रेक हम आपको दे रहे हैं। आप थोड़ा सेटल हो जाइए, आराम कर लीजिए और फिर दोबारा इस ब्रेक के बाद हम मिलते हैं।